हाँ, so now we are going to discuss very important concept that is nuclear binding energy. Okay. पहले तो नाम को समझते हैं. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस को बांध के रखने वाली एनर्जी. ओके, अगर ट्रांसलेट करें तो वैसा ही मीनिंग हुआ. न्यूक्लियर बाइंडिंग मतलब बांध के रखना. जैसे तुम बोलते हो बुक बाइंडिंग, तो तुम्हारे पेजेस निकल गए हो तो फिर ऐसे तुम बाइंड करवा देते हो, ऐसे वो डालता है. ओके, तो थ्रेडिंग जैसे करते हैं वैसे ही. सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो न्यूक्लियस को बांध के रखने वाली एनर्जी. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बांध के रखने की जरूरत क्या है? बांध को रखने की जरूरत क्या है? तो जरूरत है. क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होंगे और न्यूक्लियॉन्स है हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो न्यूट्रॉन्स है वो तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन है वो तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज है. पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन. तो अंदर जैसे सोडियम है हमारे पास, तो सोडियम में हमारे पास 12 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है. ओके, और सिंपली कार्बन ले लो, कार्बन C12. सो उसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन को तो अभी रहने दो क्योंकि उसका तो चार्ज ही न्यूट्रल है, लेकिन 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्शन फोर्स लगेगा. अगर सोडियम ले लिया, उसमें 11 प्रोटॉन है तो वो 11 प्रोटॉन तो एक ही जगह पे है. एक ही छोटे से स्फीयर, कितना छोटा सा, अरे बहुत छोटा सा स्फीयर, 10⁻⁻15 मीटर. कल देखा था ना हमने. ओके, इतना छोटे साइज के वॉल्यूम में इतने सारे डाल दिए हैं. कितने सारे? किसी में 8, किसी में 10, किसी में 20, 118 तक जाता है, तो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उसके अंदर होंगे. ओके, तो इतने ज्यादा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के बीच में सेम चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता है. तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में तो हम केमिस्ट्री में कितना कुछ पढ़े हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी फोर्स लगाएगा. फिर VACPR और वो सब पढ़े हम. तो वो क्या कर रहा था? VACPR मतलब वो उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, जो नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही फिर उसको ऐसे VACPR जो दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगा रहा था. फिर वो सपोज H2O ले लो, तो H2O के बीच का जो एंगल था वो HOH, तो वो कितना हो रहा था? 109.5 होना चाहिए, लेकिन वो 104.5 हो रहा था. ओके, तो ये क्यों आया? क्योंकि वो रिपल्शन किया था, दैट्स व्हाई वो एंगल थोड़ा कम हो गया. वो सब केमिस्ट्री में हम पढ़ लिए हैं. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या कि ये एंगल जो है, एंगल मतलब एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी की. तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा. ये रिपल्शन होगा तो वो न्यूक्लियस में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेम वो रह नहीं सकते. एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. ओके, तो 2 प्रोटॉन भी एक जगह पे साथ में नहीं रह सकते. तो यहाँ तो कितने सारे प्रोटॉन एक जगह पर साथ में है, तो वो जो साथ में रखती है ना, वही एनर्जी है हमारी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. जो एनर्जी साथ में रखती है उसको ही बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ऐसे बताते बताते जो साथ में रखती है वही है एनर्जी. तो मुझे थॉट आ गया है किसका? शिव जी का, कैलाश का. ओके, तो वो एक शायद तुमने सुना होगा कि जैसे शिव जी है, शिव जी का व्हीकल, वाहन क्या है? नंदी, बैल. ओके, एनिमल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक. ओके, शिव जी के गले में नाग. ओके, वासुकी नाग. ओके, पार्वती माता का व्हीकल, वाहन, लायन, सिंह, लायन. कौन बाकी रहा? कार्तिकेय जी का वाहन पीकॉक, मयूर. ओके, मोर. अब अगर तुम फूड साइकिल हम जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड करो कि जो नाग है, नाग वो चूहा खा जाता है. नाग को मतलब स्नेक्स को चूहा फेवरेट है, ऐसा समझ सकते हैं. चूहा खा जाता है. ओके, स्नेक जो नाग है वो ये खा जाता है चूहे को, और नाग मतलब स्नेक को, वो उसको कौन ज्यादा अच्छा खाता है? पीकॉक. पीकॉक अच्छे से उसको खा जाता है. जो बैल है, गाय है, बैल है, उसको लायन खा जाता है. तो सभी के सभी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स वहां पर है, फिर भी सब लोग शांति से रह रहे हैं. कोई किसी के साथ मस्ती नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा है. क्यों? वो एनर्जी, वो बाइंडिंग एनर्जी अगर हो तो ऑपोजिट सिचुएशंस हो, ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वहां पर भी लोग और व्हाटएवर जो भी एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, वो इकट्ठा रह सकते हैं.
जैसे कि समझो टेम्पल में देखो खराब से खराब गंदे एकदम काम करने वाला भी शायद मंदिर में गया, और जो पुजारी है जो हर रोज पूजा करता है, मे बी 3 टाइम की पूजा करता है, भगवान का नाम लेता है, वो भी मंदिर में जा रहा है और एक ही जगह पर एक ही टाइम पे सपोज आरती कर रहे हैं, उसी दिन ऐसा हो गया। ओके, खराब से खराब काम करने वाला भी आ गया, सबसे अच्छे काम करने वाला भी वही मंदिर में उसी की जगह पे आ गया। कहीं पे कथा होती है, ओके, तो कैसे सब लोग चले जाते हैं? तो क्या सब लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, सब लोगों की कर्मा सेम है क्या? नहीं, कोई बहुत अच्छे कर रहा होता है, कोई बहुत बुरे कर रहा होता है, किसी ने पास्ट में बहुत अच्छे किए होते हैं अभी बुरा कर रहा है, किसी ने पास्ट में बहुत बुरे किए होते हैं अभी अच्छा कर रहा है, लेकिन सबको बांधने के रखने वाली एनर्जी जो है वो इतनी हायर है कि ये सबका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उतनी हायर एनर्जी। ओके, ये थॉट आया तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। अच्छा चलो, तो न्यूक्लियर अभी आया। ओके, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ बताऊंगा, अभी आया। हाँ, तो वैसे बांध के रखने वाली एनर्जी को ही हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ गया? चलो, अब ये तो हम समझ गए कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, अब एक्चुअल में उसका है क्या, मीनिंग क्या है? तो याद करो, हमने केमिस्ट्री में भी 11th में भी पढ़ा था बॉन्ड एंथैल्पी। याद है बॉन्ड एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी और क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी। ओके, तो क्रिस्टल आई थिंक वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो वाला 4th नंबर का शायद केमिस्ट्री में चैप्टर है 11th में। सो वहां पर भी हमने केमिस्ट्री, ये तुम रिकॉल कर सको इसलिए, ये इसके रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ क्या, कि वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको कितनी एनर्जी दोगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ये सपोज कार्बन के बीच में या सिर्फ मीथेन है और कार्बन हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो उसको हम कितनी एनर्जी देंगे तो सो दैट वो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तभी तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, फिर वहां पे कोई और आके जुड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस होगी, हमें सब पता है। ओके, तो वो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कार्बन ने पकड़ के रखा हुआ है और उसको तोड़ने के लिए छोड़ इसको, वहां पे कोई और आएगा, लाइक दैट, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। ओके, तो वो जो एनर्जी दे रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। और एक था क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, जिसमें हमने NaCl और वो सब एग्जांपल देखे थे, रफली 800 900 किलो जूल पर मोल जैसी एंथैल्पी मिलती थी हमें। तो वो क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी क्या है कि सपोज NaCl का क्रिस्टल बन रहा है, मतलब Na+Cl- एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ रहे हैं। ओके, वहां पे आयनिक एक्सचेंज होगा और बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तब भी एनर्जी रिलीज हो रही है। जब उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है तब भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बॉन्ड बन रहा है तब भी एनर्जी रिलीज हुई, और बॉन्ड टूट रहा है तब भी एनर्जी रिलीज हुई। हाँ, दोनों केस है। ओके, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई, जैसे NaCl का क्रिस्टल बन रहा है, क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो वो जब बन रहा है NaCl का क्रिस्टल, ओके, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बन रहा है, तब सपोज 800 और 750 760 जो भी वैल्यू हो किलो जूल पर मोल, 1 मोल अगर बनेगा तो 760 किलो जूल ऑफ हीट और से एनर्जी बाहर निकलेगी, तो वो बन गया। ओके, अब अगर मुझे NaCl के क्रिस्टल को तोड़ना है तो वापस जितनी निकली थी उतनी ही वापस दोगे तो वो टूट जाएगा। तो वापस तो दे रहे हो तुम, तो उस टाइम हमें उसको नाम अलग दे दिया, क्या? बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हो तुम, और जब बन रहा है तब तुमने उसको नाम दे दिया क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी। है वही चीज, अगर 700 निकली, अगर फिर से 700 दोगे तो वो टूट जाएगी। तो तोड़ने के लिए हम दे रहे हैं, और अगर वो लोग जुड़ रहे हैं तो वहां से एनर्जी निकलेगी। याद आ गया? पक्का? तो उसी के रिलेटेड है। सपोज हमारे पास सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स है सारे के साथ, सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जैसे सेपरेट इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल सेपरेट न्यूक्लियॉन्स जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और न्यूक्लियस बना रहे हैं। सिंपल। तो अभी जैसे हमने समझा कि इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कि क्रिस्टल बन रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसमें से एनर्जी रिलीज हो, तो ये एनर्जी रिलीज हो गई। डन। तो न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब एनर्जी निकल गई तो वो स्टेबल हो गया। क्यों? याद करो वापस, वही मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है। 2 लड़के हैं, एक लड़के को जुकाम हुआ है और दूसरे लड़के को फीवर हुआ है। तो सपोज एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, तो एक लड़का ऐसे
ऐसे ऐसे करते करते भी लिखेगा पेपर। लेकिन जिसको फीवर है और कंडीशन ही नहीं है, ओके, तो वो तो ऐसे करके सो गया, बेंच पे ही सो गया। किसी ने ओ भाई थोड़ा तो लिख, कुछ पास हो जाए, तब उठा और फिर लिखने लगा। तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा उसके अंदर से निकल गई है, उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है, ओके, तो इसलिए वो लिख रहा है। याद आया एग्जाम्पल? ओके, तो ये पहले भी दिया था। तो कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे स्टोरी नहीं, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि अगर किसी में से ज्यादा एनर्जी निकल जाए तो वो स्टेबल हो जाते हैं। नहीं, हमारे अंदर तुमने उपवास किया है, ओके, तुमने उपवास किया तो देखना तुम उस दिन अपनी एनर्जी देखना, ओके। तो रोज चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे होंगे और उस दिन फिर आराम से पढ़ा रहे होंगे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ओके। तुम पढ़ रहे होंगे या किसी से झगड़ा कर रहे होंगे भाई बहन से। तो अगर नॉर्मल डे में भाई बहन से झगड़ा करो तो तूने मेरे साथ ये वो, और अगर उपवास है तो जाना यार, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, ये वो। क्यों? एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी है ही नहीं तो झगड़ा कहाँ से करेंगे? झगड़ा करने की भी एनर्जी तो चाहिए ना, ओके, लाइक दैट। मतलब जिसके अंदर से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई हो वो ज्यादा स्टेबल, वो स्टेबल मतलब शांत ऐसे, ओके। और जिसके अंदर से ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, थोड़ी ही एनर्जी रिलीज हुई है, तो वो ऐसे तू, जैसे क्लास में सबसे शरारती बच्चा होता है, वो कौन होता है? जिसके पास ज्यादा एनर्जी है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी, वो इधर उधर बैठेगा ही नहीं अपनी चेयर पे, अपनी बेंच पे, इधर जाएगा उधर जाएगा, सर आ रहे हैं मैम आ रहे हैं तब तक इधर उधर करेगा, बोर्ड पे जाएगा, कुछ लिखेगा, किसी को मिलने जाएगा, बातें करेगा, ये वो। और जिसके पास कम एनर्जी है, जो बीमार है सपोज, वो सर आया तो उठा देना, रे मैं सो जा रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो ये सारे तुम याद रह जाए इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, तो कहने का मीनिंग क्या है, जिसमें से एनर्जी ज्यादा निकल गई वो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एनर्जी निकल गई वो ज्यादा स्टेबल, और जिसमें से कम एनर्जी निकली उसके पास एनर्जी है तो वो इधर उधर घूमेगा, मतलब वो अनस्टेबल कंडीशन में अभी है। डन? अभी इसमें से ये न्यूक्लियॉन्स इकट्ठा हुए, तो जैसे क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो इकट्ठा हुए, ये लोग भी इकट्ठा हुए और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना दिया, तो एनर्जी रिलीज हो गई। और एनर्जी रिलीज हो गई मतलब इसकी एनर्जी जो थी उसमें से रिलीज हो गई, मतलब उनकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। और जिनकी एनर्जी कम हो जाती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये स्टेबल बन गए। ये जो एनर्जी निकली ना, ये इकट्ठा हुए और जो एनर्जी निकली ना, वही एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगर वो नहीं निकली होती तो ये बाइंड भी हो पाते नहीं। अगर सेम एनर्जी से वो जुड़ने की ट्राई करते तो वो जुड़ ही नहीं सकते थे। उन्होंने थोड़ी एनर्जी अपनी लूज कर दी, तो एनर्जी लूज की, दैट्स व्हाई वो इकट्ठा हो पाए। मतलब ये बुखार वाला केस है, कोल्ड कफ वाला केस नहीं, फीवर वाला केस। डन? ओके, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ गया? जितना हो सके उतना सिंपल करने की मैंने ट्राई की है। समझ में आ गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कि न्यूक्लियस जब क्रिएट होता है, मतलब न्यूक्लियस किससे क्रिएट होगा? न्यूक्लियॉन से। तो न्यूक्लियॉन्स के पास अपनी अपनी एनर्जी होगी, ओके, अपने अपने मास होंगे, अपनी अपनी एनर्जी होगी। अब न्यूक्लियॉन्स इकट्ठा आ रहे हैं, जैसे ही न्यूक्लियॉन्स इकट्ठा आए तो वो जो उनके बीच में जब बॉन्ड बन गया इन द सेंस, वो जब इकट्ठा हो गए एज अ टुगेदर, एज अ कंपाउंड बोल सकते हैं हम, मतलब एक ग्रुप बन गया, एसोसिएट हो गए, तब उनके अंदर से ये एनर्जी रिलीज हो गई। सबके अंदर से थोड़ी एनर्जी रिलीज हो गई। तो एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी कम हो वो तो स्टेबल हो जाता है, तो ये लोग स्टेबल हो गए। ये जो एनर्जी रिलीज हुई वही है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगर यही एनर्जी फिर से तुम दे दोगे न्यूक्लियस को, वापस वो इंडिविजुअली अलग हो जाएंगे। अगर ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है? उनको बाइंड रखने वाली एनर्जी जो बाहर निकली हुई है। अगर सेम एनर्जी तुम उसको वापस दे दोगे तो वापस वो लोग यहां से यहां हो जाएंगे। मान लो कि ये निकल रही है कितनी से 500 यूनिट एनर्जी निकल गई। अब न्यूक्लियस को फिर से मैं 500 यूनिट एनर्जी दूंगा तो वापस वो ऐसे सेपरेट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल है। तो यही एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल है। चलो अब उसके रिलेटेड जो भी हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम मास कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मास कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें मैं जो बता रहा हूं उतने पे ध्यान दो पहले। क्या मैं सिर्फ इतने पे ध्यान दे रहा हूं? कितना? Z इंटू एमपी। एमपी क्या है? इंडिविजुअल एक प्रोटॉन का मास। एमपी क्या है? एक प्रोटॉन का मास। डन? एक प्रोटॉन का मास एमपी लिखा है ना मैंने, ये रहा। एमपी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। एमएन क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। और एम कैपिटल एन क्या है? ये स्मॉल एन है, ये कैपिटल एन, मास ऑफ न्यूक्लियस। पूरा का पूरा न्यूक्लियस
न्यूक्लियस में कितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल है, एक मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। डन। एक प्रोटॉन का मास स्मॉल mp, एक न्यूट्रॉन का मास स्मॉल mn, और पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास कैपिटल M कैपिटल N, कैपिटल M कैपिटल N, पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास। डन। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वो सब बाद में देखते हैं। पहले मैंने क्या ले लिया, सारे के सारे प्रोटॉन का मास कितना है वो मुझे जानना है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना है, mp जितना, और मेरे पास अगर 10 हो तो 10 इंटू mp, 100 हो तो 100 इंटू mp। तो ऐसे ही कितने प्रोटॉन्स है, तो अगर मैंने ऐसा एक x एलिमेंट ले लिया z और से a, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो z बता रहा है। तो मेरे पास अगर 10 होंगे तो 10 इंटू mp, 100 होंगे तो 100 इंटू mp, तो z होंगे तो z इंटू mp। सिंपल। तो मैंने यहाँ पर ले लिया z इंटू mp। तो ये z इंटू mp ये क्या शो कर रहा है, पूरा का पूरा मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो सबका मास कितना होगा, सम करके सबका मास कितना होगा, वो z इंटू mp जितना होगा। सिंपल है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने निकाला क्या, न्यूक्लियस में दूसरा न्यूक्लियन कौन होता है, तो दूसरा न्यूक्लियन है हमारा प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन। तो mn क्या है, एक न्यूट्रॉन का मास। किसका मास, एक न्यूट्रॉन का मास। तो अगर 10 न्यूट्रॉन होंगे तो 10 इंटू mn, 100 न्यूट्रॉन होंगे तो 100 इंटू mn। तो टोटल न्यूट्रॉन से मुझे टोटल जितने भी न्यूट्रॉन हो उनका मास चाहिए। तो टोटल न्यूट्रॉन गिन लो कितने हैं, तो न्यूट्रॉन तो हम ऐसे गिनते हैं ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि मास नंबर क्या होता है p प्लस n, और ये क्या है हमारा p, तो ये m मिल गया। डन। एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो मैंने प्रोटॉन कंसीडर किया। अंडरस्टूड। ओके। सो मुझे तो मतलब a माइनस z किया तो मुझे टोटल जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे वो मिल गए, और मैंने उसको मल्टीप्लाई कर लिया एक न्यूट्रॉन का जितना मास होगा उसके साथ। अंडरस्टूड। पक्का समझ में आ गया, श्योर। ओके। अब मैंने दोनों का प्लस कर दिया, तो ये देखो दोनों का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस। तो इतना क्या किया मैंने, ये जो दिख रहा है वो क्या है, ये इतना जो मैंने किया वो क्या किया, सारे के सारे प्रोटॉन का मास ले लिया और सारे के सारे न्यूट्रॉन का मास ले लिया, वही किया और उसको ऐड कर दिया। डन। तो ये तो एक्चुअली मैंने न्यूक्लियॉन्स जो है वो न्यूक्लियॉन जो न्यूक्लियस में बने हुए हैं, तो मैंने न्यूक्लियस का मास ही निकाला है। मैंने क्या निकाला, न्यूक्लियस का मास, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे तो जितने प्रोटॉन होंगे उसका मास ले लिया, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होंगे तो जितने न्यूट्रॉन्स है उसका मास ले लिया, दोनों का सम कर दिया। मतलब इनडायरेक्टली मैंने क्या कैलकुलेट किया है, न्यूक्लियस का मास ही कैलकुलेट किया है, लेकिन कैसे, इंडिविजुअली अमाउंट कैलकुलेट करके मैंने ये किया है। डन। सिंपल है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या बढ़ रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है पूरा का पूरा, उसका मास क्या लिया मैंने, पूरे का पूरे न्यूक्लियस का मास, मतलब mn, पूरा न्यूक्लियस का मास, जितने भी अंदर न्यूक्लियॉन्स हो उसका मास निकाला, तो वो कैपिटल mn है। तो अगर मान लो कि मेरे पास है से कोई भी कार्बन ही है, मान लो कार्बन है मेरे पास से C612 कार्बन है मेरे पास। अगर इसमें मेरे पास क्या है, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 6, यही है। तो मैं न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं, मैं तो न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं, तो 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। इनका मास मैं निकालूंगा, एक प्रोटॉन का निकालूंगा, फिर दूसरे प्रोटॉन का, फिर तीसरे प्रोटॉन का, सबके प्रोटॉन का सम कर दिया, तो ये मिल गया 6 प्रोटॉन। फिर एक न्यूट्रॉन का निकालूंगा, एक न्यूट्रॉन का मतलब स्मॉल mn, वो लिखा हुआ है ना, फिर उसमें जितने भी न्यूट्रॉन्स हो, यहाँ पे 6 है तो 6 इंटू mn। डन। तो वो मैंने निकाल लिया। ये मैंने पूरा का पूरा क्या इंडिविजुअली निकाला। अभी इंडिविजुअली निकाला और मैंने ले लिया, तो मैं डायरेक्टली मैंने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, ये 6 प्रोटॉन आ जाओ, 6 न्यूट्रॉन आ जाओ, तुम लोगों का टोटल सम कितना हो रहा है बताओ, तो उसका इतना हुआ। और अभी सेकंड टाइम तुम लोगों को मैंने मास कैलकुलेट करने दिया, लेकिन तुमको कैसे कैलकुलेट, ये डायरेक्टली ऐसे अलग अलग मत बुलाना, 6 प्रोटॉन आ जाओ 6 न्यूट्रॉन। मैंने तो तुम्हें कार्बन का डायरेक्टली न्यूक्लियस ही दे दिया, वो न्यूक्लियस में भी वही चीज होगी, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तुम लोगों को मैंने वो दिए दी। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर तुम पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास गिनो, या वो जिससे बना हुआ है उसका इंडिविजुअल करके प्लस करके मास गिनो, दोनों सेम ही होगा ना, दोनों सेम ही होगा। हम एक्सपेक्ट भी वही कर रहे हैं, दोनों मास सेम होंगे। मतलब कहने का मीनिंग क्या है,
मैं तुम्हें 10 चॉकलेट दे रहा हूँ, चलो मेलोडी चॉकलेट 10 चॉकलेट है मेरे पास। एक चॉकलेट जो है उसका मास है सपोज 10 ग्राम। एक चॉकलेट का मास कितना है? 10 ग्राम। तो मैंने ऐसे एक दी तुम्हें 10 ग्राम, दूसरी दी 10 ग्राम, तीसरी दी 10 ग्राम, वैसे 10 चॉकलेट दे दी मैंने तुम्हें, तो 100 ग्राम हो गए तुम्हारे पास। ओके, अब मैं तुम्हें ऐसे 10 इंडिविजुअल ना दे करके मैं तुम्हें एक साथ 10 दे रहा हूं। ये एक साथ 10 का मास तुम करोगे तो वो कितना होगा? 100 ही होगा ना। अगर मैं अलग अलग 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करूं तो भी सबका प्लस करूंगा तो 100 होगा। एक एक करके किया मैंने। और अगर एक साथ 10 रख दूं और फिर मास निकालू तो वो भी 100 होगा। करेक्ट? तो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां पर, लेकिन वैसा नहीं हो रहा, वैसा हो रहा नहीं है। मतलब कि मैंने ऐसे इंडिविजुअली प्रोटॉन और न्यूक्लियन के, मतलब सारे के सारे न्यूक्लियन का मास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियन का मास हमने कैलकुलेट किया इंडिविजुअली। तो ये जो मास आया वो एज ए न्यूक्लियस होल का मास जो निकाला उससे ज्यादा आया। उससे क्या आया? ज्यादा आया। मतलब सपोज ये आया है 10, तो ये भाई साहब आए कितने? 9.9999 ऐसे। तो ये ज्यादा है ना, एग्जैक्ट आना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा आया। ये ज्यादा आया तो ये ज्यादा में से कम माइनस कर दिए तो कुछ डिफेक्ट आ गई। इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। समझ में आया मास डिफेक्ट क्या है? इंडिविजुअली अगर गिनो और एक साथ गिनो सेम ही आना चाहिए, वही हम एक्सपेक्ट करेंगे। कोई भी चीज का मास तो सेम ही आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर भी वही एक्सपेक्ट किया, लेकिन आया नहीं। अकेले न्यूक्लियस को एक साथ रख दिया और तब मास देखा वो, और अगर इंडिविजुअली जो न्यूक्लियस जिससे बना हुआ है न्यूक्लियन से, उतने का इंडिविजुअली प्लस कर करके सारे मास निकाले तो वो मास ज्यादा आया। इंडिविजुअल गिना तो ज्यादा आया और एज अ होल गिना तो कम आया। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये सब हटा दो तो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। हटा दो ना। और ये मास डिफेक्ट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से, दैट इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट। समझ में आया? तो ये मास डिफेक्ट कहां से आई? तो ये जो मास डिफेक्ट आ रही है ना वो इंडिविजुअल थी, तो इंडिविजुअल का मास ज्यादा आया और टोटल एज अ होल न्यूक्लियस का मास क्या आया? कम आया। तो इंडिविजुअल का मास जो ज्यादा आया और जब वो इकट्ठा हुए ना, तो जब वो इकट्ठा हुए तब तो एनर्जी रिलीज हुई थी। तो वो जो मास है ना वही एनर्जी में कन्वर्ट होके उसका एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। वही है हमारी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ये जो डिफरेंस आया ना, ओके, तो ये डिफरेंस क्या है एक्चुअली? वो मास ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अंडरस्टूड? ये जो मास का डिफरेंस है वो डिफरेंस ने अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और वही एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ गया? पक्का? तो यही हम आइंस्टाइन के मास इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो आइंस्टाइन का मास इक्वेशन हमने कल भी देखा था, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc²। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? वही, ये जो मास है वही एनर्जी बाहर निकल रही है और जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी अगर कैलकुलेट करें बाइंडिंग एनर्जी तो वो वही होगी सेम जो मास में मास जो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो कितना मास कन्वर्ट हो रहा है? डेल्टा एम जितना मास कन्वर्ट हो रहा है, बाकी का तो रह ही रहा है। तो डेल्टा एम जितना मास कन्वर्ट हो गया तो एम की जगह मैंने डेल्टा एम जितना भी होगा वैल्यू वो लिख दिया, c² की जगह c²। ये जो आंसर आएगा दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। ये फॉर्मूला आ गया बाइंडिंग एनर्जी का, सिंपल। और ये जो वैल्यू आएगी अगर मास तुम्हारा है केजी में, दिस इज इन केजी एंड दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, तो तुम्हारी एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? जूल में आएगी। डन? सिंपल है। ओके, यहां तक का समझ में आ गया? अब यूनिट कन्वर्जन है सिर्फ कि अगर हमने ये केजी में ना लेके बाइंडिंग एनर्जी अगर एएमयू में हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कांसेप्ट हमें पता है। तो देखो 1 AMU इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कल देखा था हमने। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हमने कल देखा था। उसी का यूज कर रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर तुम्हारा ये जो मास है वो एएमयू में गिवन हो, तो ये तुम्हारा एएमयू में गिवन है और तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो तुम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो डायरेक्टली तुम्हें किस में मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। ओके, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है जो गलती मत करना कि अगर एएमयू में तुम्हें वैल्यू गिवन है मास की तो उसमें तुम्हें सी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया,
सी से मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर केजी में है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, वेयर सी इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे मल्टीप्लाई किया, तब जाके जूल में आंसर आया। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे फॉर्मूला में सी स्क्वायर लेना नहीं है। तो डायरेक्टली अगर तुम्हारा मास एएमयू में है तो सिंपली 931 से मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ओके, सो 931 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तुम्हारा आंसर आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं एक बार, ये क्लीन कर दो, फिर से एक बार बता रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो हमारी मास डिफेक्ट है, जो इंडिविजुअल मास है वो ज्यादा आया कंपेयर टू दी न्यूक्लियस एज अ होल, तो ये जो ज्यादा आया वही है मास डिफेक्ट। मतलब ये जो मास है वही अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करके रिलीज हो रहा है, तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को तो बाइंडिंग एनर्जी बोले थे। तो बस बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी वहीं से मिल जाएगा, आइंस्टाइन के मास इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर कर दो, तो E = mc², आइंस्टाइन का मास इक्वेशन, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू E दैट इज इक्वल्स टू mc² की जगह डेल्टा m, क्योंकि मास तो वही है, डेल्टा m × c²। अगर m लिया केजी में, c लिया मीटर पर सेकेंड, तो वो तुम्हारा आंसर एनर्जी में जो आएगा वो जूल में आएगा। ओके, अगर m तुम्हें केजी में ना गिवन हो और एएमयू में गिवन हो, तो एएमयू में अगर तुम्हें गिवन हो तो तुम 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। उसमें तुम्हें सी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। सी स्क्वायर करने की जरूरत कब है? केजी में जब गिवन होगा तब। अंडरस्टूड? ओके, अब नेक्स्ट छोटा सा एक और है, ये तो बाइंडिंग एनर्जी पूरे के पूरे न्यूक्लियस की मिली हमें, पूरा का पूरा न्यूक्लियस इकट्ठा हुआ तभी तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी। तो ये किसकी मिली हमें? पूरे न्यूक्लियस की। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरे न्यूक्लियस में सपोज 10 न्यूक्लियॉन्स है, कितने? 10 नियॉन है समझ लो, तो 10 न्यूक्लियॉन्स है। अभी ये 10 न्यूक्लियॉन में से मुझे सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को अलग करना है, मतलब ये ऐसे 10 न्यूक्लियॉन्स है, उसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालो, बाकी सब जैसा है वैसा ही रहने दो। तो वो एक न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? डन? ओके, तो ये किसके लिए है? पूरे के पूरे न्यूक्लियस के लिए, मतलब सारे न्यूक्लियॉन्स के लिए। तो सारे न्यूक्लियॉन्स के लिए ये है, तो एक न्यूक्लियॉन्स के लिए कितना होगा? तो मतलब अगर ऐसा मान लो कि अगर 10 न्यूक्लियॉन्स के लिए मेरे पास क्या है, तो 10 न्यूक्लियॉन्स के लिए है मेरे पास डेल्टा m विच इज इन एएमयू इंटू 931। ये 10 एग्जाम्पल के तौर पे 10 न्यूक्लियॉन्स के लिए इतना है, तो 1 न्यूक्लियॉन के लिए कितना होगा? तो कितना होगा? 10 मतलब डेल्टा m इंटू 931 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाइड और ये डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। मतलब मेरा न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अंदर। सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? मास नंबर जितने, तो इसलिए मैंने ए से डिवाइड कर दिया। तो ए से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन को अलग निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर सबको ही अलग अलग कर देना है तो इतनी दे दो पूरी की पूरी। ओके, डेल्टा एम इन एएमयू इंटू 931 उतनी दोगे तो सारे के सारे न्यूक्लियन अलग हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें सिर्फ उसमें से एक ही निकालना है, तो डिवाइडेड बाई ए कर दिया। तो डिवाइडेड बाई ए क्या? तो टोटल है, तो डिवाइडेड बाई ए क्या मतलब एक की मिल गई, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी हमें मिल गई। अंडरस्टूड? समझ में आ गया कंसेप्ट? पक्का? तो ये था पूरा का पूरा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट। पहले तो हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझे कि होता क्या है, और फिर हमने उसका फॉर्मूला भी देखा कि कैसे कैलकुलेट करना है। डन? ओके, दैट्स इट। तो ये था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ना। उसके बेस पे थोड़ा उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस भी है। ओके, तो वो हम इसी वीडियो में ले लेंगे या अलग कर लेंगे? हाँ, सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो चलो हम उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी थियरी तो हमने डिस्कस कर ली, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व इसी में ले लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम समझ लिए। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है, ग्राफ है, तो पहले वो हम समझते हैं और उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। ओके चलो, तो ये जो कर्व है वो क्या है? कर्व, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये क्या है? तो इट इज जस्ट अ ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका ग्राफ है? तो देखो हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है बिल्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो लास्ट में निकाला था वो बाइंडिंग एनर्जी
पर एक निकाला था ना, डिवाइड बाय ए क्या था, मतलब पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी भी लिख दिया रे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। डन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, मास नंबर 1। डन। चलो, तो ये अगर ग्राफ हमने ड्रॉ किया सभी एलिमेंट्स के लिए, तो हम देख सकते हैं, देखो जो अभी ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस है, जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमारे काम के हैं। ओके, तो ग्राफ पहले ड्रॉ किया, उसके बेस पे साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किए वही ऑब्जर्वेशंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ग्राफ में कि जिसका मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, तो जिसका मास नंबर और एटॉमिक मास कम है, कितना, इस साइड होगा तो कम, जैसे कि ऐसे ग्राफ जाएगा तो इस साइड वाला कम और उस साइड वाला ज्यादा, और यहाँ का ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा तो नीचे वाला कम और ऊपर वाला ज्यादा, वही है सिंपल मीनिंग। तो अगर जिसका एटॉमिक मास कम है, देखो इतना है, फिर इसका भी उतना ही है, फिर इसका भी इतना ही है, डन। तो हम देख सकते हैं कि जिसका एटॉमिक मास कम है, देखो हाइड्रोजन का ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, ओके, तो उनका एटॉमिक मास कम है। तो जिनका एटॉमिक मास कम है उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी कम है। देखो इनकी एनर्जी देखो कितनी आ रही है। डन। तो ये देखो ना, ये 3 या 1 ऐसे आई। तो जिनका पहला ऑब्जर्वेशन क्या, जिनका एटॉमिक मास कम है, जो भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम आ रही है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी कम आ रही है, मतलब जब वो इकट्ठा हो रहे हैं तो कम एनर्जी रिलीज हो रही है। डन। और अगर कम एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, कम स्टेबल है, कम, वो बुखार वाला और कोल्ड कफ वाला बच्चा, ओके, जुकाम वाला बच्चा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है नहीं। लेकिन कम एनर्जी रिलीज हुई तो फिर वो अनस्टेबल होगा। डन। ओके, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें कि एटॉमिक मास कम है तो उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कम है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो निकलने वाली एनर्जी जो थी जब इकट्ठा हुए थे और जो निकली थी वो एनर्जी, तो जो कम निकली थी मतलब क्या, उनके पास अभी भी ज्यादा है, और उनके पास अभी भी ज्यादा है मतलब वो अनस्टेबल है। वो क्या है, अनस्टेबल है। ओके, चलो ये पहला ऑब्जर्वेशन देख लो। डन। फिर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है, देखो इन लोगों का एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है वैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो ये, देखो ये रेंज देखो, बाइंडिंग एनर्जी कितनी बढ़ गई। तो जैसे जैसे सेकंड पॉइंट, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब ज्यादा न्यूक्लियॉन्स अगर इकट्ठा होंगे तो उसमें से ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आया? पहला लेस एटॉमिक मास के लिए था, और फिर दूसरा हमने बोला कि एज द एटॉमिक मास गेट्स इंक्रीज सो एज ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज हुआ, थोड़ा ही है तो इंक्रीज हुआ, और ये देखो कितना इंक्रीज हो गया। ये तो यहाँ से 3 से यहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़े तो वो तो कितने आगे ऊपर चले गए थे। डन। तो एटॉमिक मास थोड़ा ही बढ़ाने से, मतलब एज एटॉमिक मास इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या हो गई, इंक्रीज। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट हम समझ सकते हैं पीक्स के बारे में। किसके बारे में? पीक्स के बारे में। तो पीक मतलब चोटी, जैसे माउंटेन की चोटी होती है, क्या बोलते हैं हम, शिखर, और उसको क्या बोलते हैं, समिट। ओके, समिट बोलते हैं ना। ओके, सो वो इंग्लिश में ऐसे चैप्टर भी आते थे, समिट। ओके, समिट एट द टॉप और ऐसा कुछ था ना। अच्छा चलो, तो ये देखो माउंटेन के टॉप ये है, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो कौन कौन है? देखो सपोज यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो कहने का मीनिंग है कि जो भी लोग चोटी पर है, जो भी लोग समिट पर है, ओके, पीक पर है, इन शॉर्ट ग्राफ के टर्मिनोलॉजी में जो भी लोग पीक पर है, तो वो जो पीक पर है उनकी बाइंडिंग एनर्जी उनके आजू बाजू वाले जो भी है, बिसाइड्स एडजेसेंट वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। ये हमें को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हीलियम है, तो हीलियम हाइड्रोजन की कंपेयर में हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। उसके इधर
उसके उधर लिथियम है, हीलियम के उसके पहले रोल नंबर हाइड्रोजन का आता है, उसके बाद में लिथियम का आता है। तो हीलियम की बाइंडिंग, वो पीक पर आया ना, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन से भी ज्यादा है और लिथियम से भी ज्यादा है। और अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी निकल गई, और ज्यादा एनर्जी निकली मतलब ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, जो अनस्टेबल होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई हीलियम, तो देखो हमने पहले से ही नोबल गैस है, तो देखो कोरिलेट हो रहा है, मैचिंग हो रहा है। अंडरस्टूड कि ये हीलियम स्टेबल है, मतलब जो भी पीक पे हो वो अपने एडजेसेंट वाले जो भी एटॉम्स होंगे उनसे स्टेबल है। डन। तो हीलियम स्टेबल है हाइड्रोजन और लिथियम की कंपैरिजन में, फिर कार्बन स्टेबल है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, फिर ऑक्सीजन भी स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन और विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन का आइसोटोप से। डन। सिंपल है, पॉइंट समझ में आ गया। ओके, तो पहला पॉइंट हमने समझा लोअर एटॉमिक मास वाला, दूसरा पॉइंट हमने समझा कि एज एटॉमिक मास इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो पीक्स पर है वो पीक पर जो भी एटॉम्स और एलिमेंट्स है उनकी बाइंडिंग एनर्जी अपने एडजेसेंट एटॉम और पार्टिकल के कंपैरिजन में बाइंडिंग एनर्जी उनकी ज्यादा है। डन। तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम देखो ग्राफ देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी ये भाई साहब की है, देखो। फिर उससे इधर जाओगे तो भी कम हो रही है और इससे इधर आओगे तो भी कम हो रही है। डन। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? आयन की, Fe, आयन की। ओके, सो इसीलिए लिखा हुआ है मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा, उसमें से उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है, और जिसकी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, बुखार वाला बच्चा, वो तो स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल पूरे के पूरे 118 में से मोस्ट स्टेबल कोई एलिमेंट हो तो वो कौन है? आयरन। डन। ओके, किस रिस्पेक्ट में? बाइंडिंग एनर्जी के रिस्पेक्ट में मोस्ट स्टेबल। हाँ, ओके, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब उससे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कम लोगे, उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। ये हम एक्चुअली एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो उससे कम एटॉमिक मास वाले हम लेंगे और उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाले लेंगे, तो हम देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज ही हो रही है। यहाँ पे थोड़ी कम डिक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीज ही हो रही है। डन। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है हमारा आयन। समझ में आ गया? और 5 मार्क के लिए 5वां पॉइंट कौन सा? यहां पर तुम देख सकते हो जैसे कि ये पॉइंट जो है, ये जो हमारा पॉइंट है और ये जो हमारा पॉइंट है। ओके, तो से 30 से लेकर के 30 एटॉमिक मास से लेकर के 140, सर 140 तो है ही नहीं, 140 एटॉमिक मास की बात चल रही है एटॉमिक नंबर की बात चल नहीं रही है। ओके, सो 30 से लेकर के 140 एटॉमिक मास जो हो, उनकी रेंज देखो वो ऑलमोस्ट सेम जैसे है। देखो, मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट प्लस और माइनस हम बोल सकते हैं कांस्टेंट जैसा ही है। अगर मोटा मोटा देखें तो कांस्टेंट जैसा ही है। तो 5वां पॉइंट ये है, क्या 30 एटॉमिक मास से लेकर के 140 एटॉमिक मास तक की रेंज में अगर हम देखें तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम आएगी। सिंपल। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? श्योर? ओके, तो 5 पॉइंट समझ में आ गए। हमारा क्लास कितने बजे का था? ओके, हाँ चलो, तो 5 पॉइंट समझ में आ गए। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। ये हम क्या समझ रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व को समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंस पे अभी आएंगे हम। ओके, तो कर्व को समझ रहे हैं। तो कर्व से हमें क्या पता चला? हमें डिफरेंट चीजें पता चली कि एटॉमिक मास अगर कम हो तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, पहला पॉइंट। फिर हमने देखा कि एज द एटॉमिक मास इंक्रीज, बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एटॉमिक मास थोड़ा ही इंक्रीज हो तो बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। ये हमने डिस्कस किया। ओके, 2 पॉइंट हो गए। फिर हमने डिस्कस किया कि पर्टिकुलरली आयन जो है वो आयन के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है।
क्यों? बाइंडिंग एनर्जी देखो मैक्सिमम आ रही है आयन के लिए, तो इसलिए वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। फिर हमने पीक्स की बात की, तो से हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वो लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व के पीक पर है, और पीक पर है तो वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब ज्यादा निकल गई तो ज्यादा स्टेबल। अंडरस्टूड? ओके, तो ये पीक वाला हमने देखा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 30 से लेकर 140 तक के एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स की अगर बात करें तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट क्या आ जाती है? सेम आ जाती है। तो स्टेबिलिटी भी उनकी ऑलमोस्ट सेम जैसी रहेगी। डन? पांचों पॉइंट समझ में आ गए? ओके, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन से बाइंडिंग एनर्जी कर्व को बाइंडिंग एनर्जी कर्व को ऑब्जर्व करके ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे या ये हमारे कंक्लूजन्स थे। डन? ओके, नेक्स्ट अब उसका इंपॉर्टेंस कि भाई ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ते कैसे हैं, पता चल गया, उससे क्या क्या पता चलता है वो भी पता चल गया, लेकिन ये जो पता चला उसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है या नहीं है? तो उसका इंपॉर्टेंस भी है। अच्छा, तो अभी उसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहला जो हमने भी डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी, ओके, वो क्या है? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, मतलब न्यूक्लियस कितना ज्यादा स्टेबल है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से पता चल जाएगा। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा अनस्टेबल है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो पहला पॉइंट तो वही हो गया। दूसरा पॉइंट, पर्टिकुलरली अगर हमारे पास छोटे एटॉमिक मास वाले, सपोज ये एक हाइड्रोजन एटॉम है, दूसरा हाइड्रोजन एटॉम, तो एक हाइड्रोजन एटॉम दूसरे हाइड्रोजन एटॉम के साथ जब जुड़ जाता है, क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर्टिकुलर वे में अगर जुड़ जाए तो वो हीलियम बन जाता है। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और सर यहाँ क्या, यहाँ सारा हाइड्रोजन हीलियम बन गया? नहीं ये टेम्परेचर चाहिए 10⁷ केल्विन, 10⁷ केल्विन, नहीं तो हाइड्रोजन जितना भी यहाँ एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन है वो सारा का सारा हीलियम बन जाता। ऑब्वियस है, लेकिन इतना टेम्परेचर भी चाहिए ना, उतना टेम्परेचर है। सो हाइड्रोजन एटॉम के न्यूक्लियस, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस इकट्ठा होके क्या बन जाता है? हीलियम बन जाता है। और इसी प्रोसेस को, ये जुड़ रहे हैं ना, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जब जुड़ रहे हो तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक बनाओ, मतलब जूस बनाओ, तो हम नहीं बोलते मैंने तो 2-3 शेक फ्यूज कर दिए, 2-3 शेक ब्लेंड कर दिए। ओके, जैसे तुमने कैरेट भी ले लिया, बीट भी ले लिया, और कैरेट बीट का जूस बना दिया, तुमने एप्पल भी डाल दिया उसमें, तो 3 ब्लेंड कर दिए, 3 जूस ब्लेंड कर दिए। डन? तो वैसे ही ये क्या है? फ्यूजन, फ्यूज कर दिया। फ्यूज मतलब इकट्ठा होना, 3 जूस को इकट्ठा कर दिया। वैसे ही यहाँ पे 2 एटम को इकट्ठा करके एक नया एटम आ गया। तो ये मेथड को, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जैसे हमने डिस्कस किया था क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो अगर कुछ बन रहा है तब भी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब बन रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब एनर्जी रिलीज होती है। डन? तो ये एनर्जी हमें काम में आ सकती है, लेकिन नहीं आ सकती अभी। क्यों? इतना टेम्परेचर कहाँ से लाएंगे? ओके, बट काम में अभी भी आती है। कहाँ से आती है? सन से। सन में एक्चुअली ये प्रोसेस अभी भी चल रही है, करंटली हम बात कर रहे हैं तभी भी चल रही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इकट्ठा होके हीलियम बन रहा है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम कंटिन्यूअसली बन रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। वही एनर्जी हमारे तक आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। डन? तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो वहां पर ये टेम्परेचर है, सन के अंदर ये टेम्परेचर है 10⁷ केल्विन। दैट्स व्हाई हो रहा है। अगर सर धीरे धीरे ठंडा हो गया, होगा, सन भी ठंडा होगा, उसकी लाइफ, सन अपनी लाइफ के आधी एज पे पहुंच गया है। ओके, सन की लाइफ है, मतलब आधी लाइफ, सन की हाफ लाइफ है 4.5 × 10⁹ ईयर्स, मतलब रफली 5 × 10⁹ या 4 × 10⁹, मतलब रफली बोलो ना 10⁹ ईयर्स। 10⁷ पे करोड़ होता है, 10⁷ मतलब 1 करोड़, तो 10⁹ मतलब 100 करोड़। डन? तो सन की एज कितनी है?
आधी एज कितनी है 100 करोड़, तो पूरी एज कितनी है 200 करोड़। तो 200 करोड़ ईयर्स के बाद ये सन नहीं रहेगा। वो सन नहीं रहेगा तब तक इतने सालों तक कोई और स्टार सन बन जाएगा। ओके, कोई और सन बन जाएगा। तो ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और अगर स्पिरिचुअली भी देखें, हम अपने स्क्रिप्चर वाइज भी देखें तो भी यही चीज़ है। ओके, जैसे कि हम डिस्कस कर मतलब अगर तुम उस फील्ड में फ्यूचर में भी कहीं पे कुछ पढ़ो लिखो तो उसमें आएगा कि पर्टिकुलर टाइम में इंद्रदेव भी चेंज हो जाते हैं। जो हम पूजा करते हैं इंद्रदेव, मेघराजा, ओके, वो एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे हम टाइम पीरियड के लिए, तुम टाइम पीरियड के लिए स्कूल में हो, वो टाइम पीरियड खत्म, स्कूल से बाहर, लाइक दैट। ओके, हम टाइम पीरियड के लिए अर्थ पे है, खत्म हुआ, वापस अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे। ओके, टाइम पीरियड के लिए ह्यूमन बॉडी में है, टाइम पीरियड खत्म, कोई और बॉडी मिल जाएगी। ओके, तो वैसे गॉड, इवन गॉड भी, इवन सन गॉड, इवन इंद्रदेव, इवन मून गॉड, उनका भी एज है। वो इवन ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी का भी एज है, वो खत्म होगा, दूसरे ब्रह्मा जी आ जाएंगे। ये सब कुछ, ये जो नया नया आता रहता है ना, वो एक में से ही आता है। इसीलिए तो हम शॉर्ट में, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बोला गया है गॉड इज वन। फिर चाहे तुम कोई भी रिलीजन की बात करो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो, सब है क्या, गॉड इज वन, उन्हीं की सब है। मतलब ऐसा समझो कि एक पेरेंट है, मदर फादर है, और उनके अगर 10 बच्चे हैं, तो भले ही वो 10 हो या 10,000 हो, सबके पापा तो एक ही है, मम्मी पापा तो एक ही है सबके। ओके, तो गॉड इज वन, उन्हीं में से सब आए हैं, उन्हीं में से सब आए हैं। जैसे अभी जो जनरेशन है उसको, जैसे तुम अगर पूजा करो तो पता है तुम्हें, वो पूछते हैं पंडित जी कि तुम्हारा गोत्र कौन सा है, ऐसा पूछते हैं। या अगर तुमने पूजा में बैठे हो तो पूछते हैं, या सुना हो तो ये गोत्र, नाम पहले तुम्हारा पूरा नाम, पापा का नाम, मतलब पूरे नाम में पापा का नाम आ गया, लेकिन पूरा नाम, गोत्र कौन सा है, तुम्हारी उम्र कौन सी है, ये सब बोल के फिर पूजा करवाते हैं। ओके, तो गोत्र मतलब पर्टिकुलरली जो 7 सेजिस है, 7 सेजिस, हम सब 7 में से कोई एक सेजिस में से ही आए हुए हैं। सब जितने भी ह्यूमंस हैं, जो भी रिलीजन के हैं, कोई भी रिलीजन के हो, आगे जाके तुम रिलीजन अलग कर दोगे तो उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जो है वो है। अभी पेरेंट, मम्मी पापा है और उनके 10 बच्चे हैं, 10 में से एक चोर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, अरे वो सबसे उनको कोई नहीं फर्क पड़ता, तुम जो करो वो, बच्चे तो तुम हमारे ही हो, लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो तुम अपना रिलीजन अलग कर दोगे, लैंग्वेज अलग कर दोगे, उससे उनको फर्क पड़ता नहीं है। जो पापा है वो तो पापा ही रहेंगे, मम्मी पापा। ओके, तो लाइक दैट, तो हम सब वो 7 सेजिस की ही ऑफस्प्रिंग्स है, जनरेशन टू जनरेशन। तो जो ऋषि अंगारिका, विश्वामित्र, भृगु ऋषि, भरूच के भृगु ऋषि, कश्यप गोत्र, कश्यप, वशिष्ठ, कश्यप, तो ये सब 7 सेजिस जो थे, हम सब उन्हीं में हैं। तो हम जिस जनरेशन में हम आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कश्यप गोत्र, तो फिर वो बोलेंगे कश्यप ऋषि। तो वैसा सब है, सब कुछ लिंक ही है। चलो वापस यहाँ आ जाते हैं, सन से तो हम कहाँ चले गए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियस इकट्ठा हो गए, कम एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियस इकट्ठा हो गए, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा हैवियर एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट है वो टूट रहा है, और उसमें से कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स बन रहे हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास यूरेनियम है पड़ा हुआ है 238, तो यूरेनियम 238 है अगर हमारे पास, तो यूरेनियम 238 को मैंने तोड़ दिया और ऐसे तोड़ा 100 और 138, तो 238 बन जाएगा एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। तो वो बन गया सपोज 238 यूरेनियम। तो यूरेनियम ऐसे टूटेगा तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन ऐसे टूटेगा, तो वो है हमारा 100 और 138 एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट। अंडरस्टूड। तो जैसे हमने बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ी कि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी। अंडरस्टूड।
तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है ना, तब भी हमें एनर्जी मिल रही है बोलो, ये बॉन्ड टूट रहा है तब भी एनर्जी मिल रही है। मतलब उनको तोड़ने के लिए, ये यूरेनियम को एक्टिव करने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, लेकिन ये बॉन्ड टूटता है ना तब उससे भी ज्यादा, उससे तो कई गुना ज्यादा एनर्जी। ऐसा समझो कि हम 1 जूल दे रहे हैं और तुम्हें मिल रहा है 10⁻⁹ जूल। लो कहाँ 1 और कहाँ, इसको तो निग्लेक्ट करो भाई, 1 क्या 1 या 10⁻⁹ है, अंडरस्टूड? ओके, तो थोड़ी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, लेकिन उसको भूल जाओ। लेकिन जब ये टूटता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी हमारी जो निकलती है, ओके, उसका हम यूज करते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन सी प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिशन पे, नॉट न्यूक्लियर फ्यूजन पे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने यूरेनियम लिया हुआ, थोरियम लिया हुआ, इंडिया के पास थोरियम का बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला है, मिडल और नॉर्थ इंडिया में थोरियम का बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारी लैंड में मिला है, तो आगे जाके हम उसका यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कोल ही इतना भर के है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से और सोलर पावर प्लांट से हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम अभी वो, अगर हमें बनना हो ना तो ऐसे बन जाए सुपर पावर। ओके, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो, वो लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का ऐसे फुल यूज, भर के यूज कर रहे हैं। नाइट लाइफ तो तुम देखोगे तो पता चलेगा ये नाइट है या डे है, इतनी लाइटें चलेगी फोकट की, सब सो रहे हैं और बाहर लाइटें, जैसे कि होर्डिंग्स नहीं, हम शॉप्स पे होर्डिंग्स देखते हैं, भाई अभी तुम्हारी शॉप तो बंद है तो होर्डिंग्स क्यों लगाया हुआ है, पब्लिसिटी। अबे क्या पब्लिसिटी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, अंडरस्टूड? लाइक दैट। तो नाइट लाइफ उसी को तो फिर नहीं, हम इससे टीवी में मूवीज में देखते हैं कि जापान में चले गए तो नाइट लाइफ ऐसी है, अमेरिका में यहाँ ये सिटी में नाइट लाइफ ऐसी है। तो नाइट लाइफ में मतलब कहने का मीनिंग है, मैं लाइटिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, इतनी ज्यादा लाइटिंग, हमें लगा कि रात के 12 बजे है या मतलब इवनिंग के 7-8 बजे है, ऐसा इतनी ज्यादा लाइटिंग। ओके, तो क्यों ये वेस्ट, क्यों, मतलब वो लोग क्यों इतना रफ यूज करते हैं। हम यहाँ से उस रूम में जाए तो हम स्विच ऑफ करके जाते हैं, उनके घर में पंखा ऐसे चालू ही रहता है, ऐसा क्यों, ये सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है, भले ही हमारे पास हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारे लोग कैसे हैं, हम तो सब कुछ कॉपी कर रहे हैं अभी। ओके, तो फिर बोल रहे हैं हाँ रहने दो, अपने पास स्टॉक में रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तब सब निकालेंगे। ओके, तो हमने बहुत सारी, हमारी एनर्जी तो हमारे पास स्टोरेज ही है। अरे पेट्रोल स्टोरेज में इतना ज्यादा है, इवन पेट्रोल बहुत ज्यादा, हमारी मिलिट्री के, आर्मी के पास इतना भर के पेट्रोल पड़ा हुआ है कि हमें यूज करने के लिए, गाड़ी घुमाने के लिए ना मिले, उनको तो मिलेगा ही, इतना स्टोरेज में है। क्योंकि उनके लिए तो जरूरी है ना, टैंक चलानी है, बॉर्डर पे जाना है, तो ऐसे ही थोड़ी चलेगी, अंडरस्टूड? तो जितने भी पावर प्लांट्स है वो किससे हो रहे हैं, तो इसमें देखो, इसमें हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या किया, 2 पार्टिकल मिले और एक नया पार्टिकल बना, तब भी एनर्जी रिलीज हुई। और यहाँ पर भी एक पार्टिकल्स था, वो पार्टिकल 2 पार्टिकल में टूट गया, तब भी एनर्जी रिलीज हुई इन टर्म्स ऑफ हीट। तो एनर्जी रिलीज हुई, वही एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। डन? ओके, क्या यूज कर रहे हैं, अरे सिंपली पानी लिया और वो ये हीट ले ली तुमने, तो स्टीम बन जाएगी, और स्टीम से तुम स्टीम टरबाइन पावर प्लांट चला दो, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। डन? तो ये है हमारा न्यूक्लियर फिशन, और ये है हमारा न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये 3 पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंस में लिख देने हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अंडरस्टूड? तो न्यूक्लियर बाइंडिंग ये समझ में आ गया। यहाँ 5 पॉइंट हमने समझे न्यूक्लियर बाइंडिंग कर्व में, और इंपॉर्टेंस में हमने 3 पॉइंट समझे, बेसिकली न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन विद एग्जांपल्स। सन में ये प्रोसेस होती रहती है। 10 जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, आज की डेट में चाइना ने लैब में ये टेम्परेचर अचीव कर लिया है। चाइना ने 10⁷ केल्विन टेम्परेचर, मतलब 1 करोड़ डिग्री केल्विन 10⁷ 1 करोड़ डिग्री केल्विन लैब में ये टेम्परेचर अचीव कर लिया है। आगे का अभी तो रिसर्च लेवल पे होगा, लेकिन अचीव तो कर लिया है। ओके, लेकिन अभी ऐसा कुछ एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट टेम्परेचर तो पहले रीच करे, बाकी की बात बाद में। अभी इतने टेम्परेचर में तुम्हारा लैब तो कैसे रहेगा वो बात है। इतना टेम्परेचर विथस्टैंड करने के लिए लैब भी वैसी होनी चाहिए, उसके इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब कहाँ से यूज करोगे। ओके, रिसर्च का पॉइंट है, लेकिन अचीव कर लिया है। सोचो इतना टेम्परेचर,
कितना मतलब, मुझे तो ऐसा थॉट आ रहा है कि मेजर किससे किया होगा इतना टेम्परेचर मेजर किससे किया भाई तुमने ऐसा तो क्या है, तो वो थियोरेटिकल चेक किया होगा एक्सपोनेंशियली, अगर ये इतना इतना बढ़ रहा है तो हम इतने तक जा सकते हैं, वैसे एजम्पशन पे ये टेम्परेचर होगा एज फार एज आई नो। ओके, लेकिन ये जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के चाइना ने रीच किया हुआ है। डन। ओके, तो दैट्स अबाउट बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड उसका इंपॉर्टेंस। तो ये तो कर्व और उसका इंपॉर्टेंस था, इससे पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट भी समझ लिया उसके फॉर्मूला के साथ। डन। ओके, हाँ तो इतना रखते हैं आज।